हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केटीसी। आज जो हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 10। दिस विल बी कंप्लीटेड इन वन शॉट। ओके, जितने भी एनसीईआरटी पॉइंट्स हैं, योर होल एनसीईआरटी विल बी कवर्ड अंडर दिस टॉपिक, है ना। एंड बिलीव मी, इट विल प्रोवाइड यू 90+ मार्क्स इफ यू गो थ्रू दिस होल कॉन्सेप्ट, है ना। अगर ये पूरा एनसीईआरटी कवर करते हैं आप तो 90+ यू कैन श्योर शॉर्ट हैव, बट सिंसियरली करना है। ये नहीं कि मतलब बस करने के लिए कर रहे हैं ना। सिंसियरली इफ यू रीड वन लाइन बाय लाइन अगर आप कर लेते हैं ना एनसीईआरटी का, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना, क्योंकि नथिंग इज आस्क्ड बियॉन्ड द सिलेबस। ओके, तो वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर द यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज मेडिसिन। ठीक है, दोनों में इसका एप्लीकेशन क्या है ये हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, फर्स्ट अगर हम देखें कि बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे एप्लीकेशन है, तो दीज आर थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स के थ्रू क्या है बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हम करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है वो क्या है आपका एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ओके, फर्स्ट जो है हमारा एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्लस योर केमिकल्स। ठीक है, एग्रीकल्चर में केमिकल्स का यूज करते हैं एंड दीज केमिकल्स आर योर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, वी ऑल आर अवेयर कि फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, यील्ड को इंक्रीज करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन को ह्यूज अमाउंट में कराते हैं, एंड योर पेस्टिसाइड्स आर टू किल द पेस्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स का अटैक जो होता है, कीड़े लग जाते हैं प्लांट्स में, तो इन सब के लिए हम क्या है पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। बट ये जो फर्स्ट पॉइंट है एग्रोकेमिकल, है ना, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें हम केमिकल्स का यूज करते हैं, है ना। अगर आप क्रॉप में केमिकल्स का यूज करोगे तो दिस विल बी हार्मफुल फॉर ह्यूमन ऑल्सो, क्योंकि जो पेस्ट हैं दे आर लिविंग, है ना, एंड वी ह्यूमन आर ऑल्सो लिविंग। तो अगर ये पेस्ट के लिए हार्मफुल है तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं ये हार्मफुल है। तो इसके लिए यहाँ पे जो ये ड्रॉबैक है कि केमिकल्स का यूज हो रहा है, तो उसको हमने हटाने के लिए क्या किया, वी ऑप्टेड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हम कहाँ आ गए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में। अब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, एक टेक्निक है आपकी टोटिपोटेंसी, ठीक है, एंड दूसरा है आपका माइक्रो प्रोपोगेशन। ये जो टोटिपोटेंसी है इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट के किसी भी एक सेल से या फिर पुराने प्लांट से हम एक नया प्लांट जनरेट करते हैं, पूरा एक होल प्लांट हम जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, एंड दूसरा माइक्रो प्रोपोगेशन, इसमें हम क्या करते हैं टिश्यू कल्चर। एंड व्हाट इज दिस टिश्यू कल्चर, देखिए टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड ए न्यूट्रिएंट मीडियम, एक मीडियम में हम प्लांट को ग्रो कराते हैं। ठीक है, दिस मीडियम विल प्रोवाइड कार्बन सोर्सेज सच एज सक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स हम उनको देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, है ना। अगर आपसे देखिए अब यहां से एक 1 मार्क्स क्वेश्चन बच सकता है कि व्हाट आर द ग्रोथ हार्मोन्स इन प्लांट्स, तो ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आर द ग्रोथ रेगुलेटर्स इन प्लांट्स। हम ह्यूमंस में ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, तो इनमें कौन होते हैं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ये जो हम एक न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करके जब हम प्लांट को ग्रो कराते हैं, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन वी ग्रो अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्लांट, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। ओके, दिस वॉज आर सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनिक कल्चर। ओके, अब क्या है, देखिए एक और चीज कि ये जो ऑर्गेनिक कल्चर जो हम करते हैं इसमें हम क्या करते हैं आपका कि जेनेटिकली ये जो प्लांट्स हमारे पास जो न्यू प्लांट्स आएंगे ये कैसे होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, है ना, क्योंकि ये इनका जो पेरेंट प्लांट है उसी से हमने एक सिंगल प्लांट से हमने नया प्लांट बना लिया है, यानी कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने यहाँ पे यूज किया। तो जो न्यू प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे, सोमा क्लोन्स होंगे, है ना, मतलब कि उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सेम होगा, क्योंकि एक ही पेरेंट से आया है, तो इस पेरेंट में जो डीएनए था, जो जेनेटिक मटेरियल था, वही न्यू प्लांट्स में आ गया, तो दे आर सोमा क्लोन्स। ओके, और इस टेक्निक का यूज किन के लिए हम करते हैं, टोमेटोज, बनाना, एप्पल, शुगर केन, पोटैटो। ओके, इन सब के लिए हम ये जो हमारा ऑर्गेनिक कल्चर है, टिश्यू कल्चर, ये सब हम यूज करते हैं। ओके, चलिए नाउ द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसमें क्या था कि जो यहाँ से जो प्लांट्स आ रहे थे हमारे पास, दीज आर सोमा क्लोन्स,
है ना। सोमा क्लोन्स मीन्स इनमें फीचर सिर्फ उस प्रीवियस प्लांट के ही होंगे। लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा क्रॉप जो हो, एक ही क्रॉप में हमारे मल्टीपल क्वालिटीज हों, है ना, उसमें और अच्छी अच्छी चीजें हों, मतलब कि वो अगर फ्रूट की बात करें तो वो उस फ्रूट का साइज भी अच्छा हो, वो देखने में भी अच्छा लगे, वो ज्यादा जूसी हो, ज्यादा स्वीट हो, तो हमको ना बहुत सारी क्वालिटीज एक ही प्लांट में चाहिए, है ना, एक ही क्रॉप में चाहिए। तो इसके भी सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, देन वी ऑप्टेड जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना, हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग करी। तो ये जेनेटिक इंजीनियर जो है यही आपका बायोटेक्नोलॉजी है मेन, है ना। जो चैप्टर 9 में जो आपका था वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे करते हैं वो बताया गया था हमें। ओके, तो देखिए अभी ये जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम क्या बनाते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हम कराते हैं। वी डू अ प्रोसेस कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स कि हम जीन जो है, जीन को हम क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है, प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट में आपका क्या है, प्रोटोप्लास्ट होता है ना। प्रोटोप्लास्ट होता है प्लांट सेल्स में। जैसे एनिमल सेल्स में हमारा प्लाज्मिड होता है, व्हाट, प्लाज्मिड इज आर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इन एनिमल सेल्स। वैसे ही आपका जो प्लांट सेल है ना, इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है आपका। प्रोटोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, जेनेटिक मटेरियल फॉर द प्लांट्स। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक फ्रूट ए है और एक फ्रूट बी है, ठीक, हमको फ्रूट ए में बी की क्वालिटीज चाहिए। फ्रूट बी जो है वो एक्स्ट्रा जूसी है, एक्स्ट्रा स्वीट है, तो हम क्या चाहते हैं, हमारे फ्रूट ए में भी ये क्वालिटीज आ जाए। ओके, तो व्हाट वी डू कि इसका प्रोटोप्लास्ट एंड इसका प्रोटोप्लास्ट दोनों निकाल करके हम क्या कर देते हैं, एक नया प्रोटोप्लास्ट बना लेते हैं ना, फ्यूज कर देते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, सिंपल हम समझते हैं कि दोनों को हम मिक्स कर देते हैं और फिर उससे हम क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट को ग्रो करा लेते हैं। ठीक है, दैट इज आवर प्लांट सी। तो अब इस प्लांट सी में क्या होगा, इसके भी अच्छे वाले फीचर्स होंगे और इसके भी अच्छे वाले फीचर्स होंगे। ओके, तो ये जो न्यू प्लांट हमको मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड्स, क्योंकि ये दो या दो प्लांट से ज्यादा से मिलके बना है, तो दिस इज सोमैटिक हाइब्रिड एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और ये हम किन किन में कर सकते हैं, हम प्लांट्स में कर सकते हैं, बैक्टीरियाज में कर सकते हैं, फंगाई, एनिमल्स, इन सब में हम कर सकते हैं। एंड व्हाट वी डू हियर इज वी ऑल्टर द जीन्स। ठीक है, हम उनके जीन्स को बदल देते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि जो हमारे ट्रेट होते हैं, फीचर होता है किसी भी प्लांट या एनिमल का, वो कहाँ से आता है, जीन से आता है। तो हम क्या करते हैं, उन्हीं का ऑल्टरेशन कर देते हैं या फिर उसमें मैनिपुलेशंस कर देते हैं। ठीक है, फॉर द यूजफुल थिंग्स, है ना, हम किसी गलत काम के लिए नहीं, हम अच्छी डिजायर्ड क्वालिटीज के लिए ऐसा काम करते हैं। अब देखिए, अब ये जो नया ऑर्गेनिज्म बना है ना, ये जो नया प्लांट आया हमारे पास, ये कैसा है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये जीएमओ है हमारा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब देखिए बनाया क्यों जाता है, इसके 5 रीजंस हैं। फर्स्ट, कि ये किस लिए बनाया जाता है, सो दैट द प्लांट्स कैन बी टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक मतलब क्या, नॉन लिविंग। एबायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग। तो ये नॉन लिविंग स्ट्रेस जो होता है प्लांट्स के लिए, उसके लिए बनाया जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि कुछ प्लांट्स होते हैं ज्यादा ठंडी में मर जाते हैं, बाढ़ आती है तो मर जाते हैं, ज्यादा एक्सेस सॉल्टी एल्कलाइन वाटर उनको मिल जाए, खारा पानी, तो मर जाते हैं, हीट से मर जाते हैं ना। तो हम चाहते हैं कि हमारा क्रॉप क्या है, ये इन सब चीजों से रेजिस्टेंट हो जाए, मतलब इन सब चीजों को झेल सके, है, सहन कर सके और ज्यादा, इसलिए बनाते हैं। दूसरा, टू रिड्यूस द रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। हम चाहते हैं कि हमारे प्लांट में क्या है, कीड़े लगे ही ना, है ना, हम उस पर पेस्टिसाइड ना डालें बट उस पर कीड़े ना लगे। तो हम क्या करेंगे कि उसमें ऐसा प्रोटोप्लास्ट डाल देंगे जिसमें जो कि पेस्ट रेजिस्टेंस हो, है ना। देन कि पोस्ट रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के लिए, हार्वेस्ट लॉसेस के लिए हम बनाते हैं। टू इंक्रीज द मिनरल यूजेस, हम ऐसा प्लांट बनाएंगे जो कि ज्यादा न्यूट्रिएंट ले ले सॉइल से, है ना, सॉइल से वो ज्यादा न्यूट्रिएंट अगर ले लेगा तो वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा, है ना। देन एनहांस द न्यूट्रिएंट वैल्यू। ओके, न्यूट्रिशनल वैल्यू, जैसे कि आपने सोना राइस सुना होगा, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है कि एक नॉर्मल राइस लिया हमने और एक हमने ऐसा राइस, ऐसा लिया कुछ
ऐसा प्रोटोप्लास्ट लिया जिसमें आपका विटामिन ए हो, दोनों को फ्यूज करा दिया, तो हमारा जो न्यू राइस होगा ना, इस न्यू राइस में हमारे पास क्या होगा, विटामिन ए भी होगा। नॉर्मली हमारे पास राइस में क्या होता है, स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना, शुगर होता है। तो अब जो ये हमने जो नया प्लांट जो ये जो गोल्डन राइस बनाया है ना, इसमें हमारे पास विटामिन ए भी होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, न्यूट्रिशनल वैल्यू एनहांस हो गई हमारे राइस की। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए एक और एप्लीकेशन क्या आता है। ये तो हमने 3 तरीके देखे। 3 तरीके हमने क्या देखा, एक देखा एग्रोकेमिकल्स वाला, दूसरा देखा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर देखा हमने, देन जीएमओ देखा। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हमने बनाए। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एक ये बीटी कॉटन है। ठीक है, व्हाट इज दिस बीटी कॉटन। अब देखिए बीटी क्या है हमारा, बीटी इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ बैसिलस थेरेंजिस। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस बैसिलस थेरेंजिस, ये एक बैक्टीरिया है आपका। ठीक, अब क्या क्या यूज है इस बैक्टीरिया का, वाई वी आर स्टडिंग दिस। देखिए ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो प्रोटीन कैसा होता है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में। दीज प्रोटीन्स आर इन क्रिस्टल फॉर्म विच कंटेन्स अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ठीक है, ये जो प्रोटीन होता है ये कैसा होता है, जहरीला होता है फॉर योर इंसेक्ट्स। ठीक है, मतलब कि कोई अगर इंसेक्ट आएगा, ठीक, और उसको खाएगा, इस बैक्टीरिया को अगर खा लेता है वो, तो क्या है कि ये बैक्टीरिया क्या करता है, आपका प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। ये प्रोटीन जो होता है ये तब तक, ये पहले तो इनएक्टिव रहता है। ठीक है, पहले ये प्रोटॉक्सिन होता है आपका। ठीक है, मतलब इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है, मतलब कुछ हार्मफुल नहीं है ये। बट जैसे ही ये किसी इंसेक्ट ने इसको खाया ना, जैसे ही इसको खाता है तो क्या होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। कैसे एक्टिवेट होता है, ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ गट। ठीक है, हमारे स्टमक में, मतलब इंसेक्ट के स्टमक में जो एल्कलाइन पीएच होता है ना, हमारे स्टमक में भी होता है HCl, हमको पता है ये कैसा है, बेसिक इन नेचर। सॉरी, ये तो एसिडिक है, सॉरी, एल्कलाइन होता है हमारा गट, है ना। तो वहां पे क्या है कि एल्कलाइन मीडियम पा करके ये क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है आपका, है ना। ये टॉक्सिन जो है ये एक्टिव हो जाता है और फिर क्या करता है कि जो मिड गट में जो एपिथेलियल सेल्स है ना इंसेक्ट के, वहां पे जाके पोर्स क्रिएट कर देता है, छेद कर देता है, एंड कॉजेज द स्वेलिंग ऑफ सेल्स, जिसकी वजह से इवेंचुअली क्या होता है, इंसेक्ट आपका मर जाता है। ओके, तो ये हम क्या करते हैं कि यही जो बीटी कॉटन है ना, ये जो बीटी है बैक्टीरियम, ये बीटी कॉटन क्या है कि अगर इस बीटी कॉटन को अब अगर कोई इंसेक्ट खाएगा, कौन से इंसेक्ट्स, देखिए ये पर्टिकुलर इंसेक्ट्स के लिए ही काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं हमारे पास, एक देखिए लेपिडोप्टेरनस। ठीक है, ये कौन किस किस के लिए हेल्प करता है, टोमैटो बर्ड्स के लिए एंड आर्मी वॉर्म। ये 2 तरीके के इंसेक्ट्स हैं जिनको ये क्या करेगा, किल कर सकता है। ठीक है, लेपिडोप्टेरनस। दूसरा क्या है, क्लियोप्टेरनस, ये किसको मारता है, बीटल्स को, है ना, जो फ्लाइज की तरह बीटल्स होते हैं ना, फ्लाइज नहीं होते एक तरीके के, मतलब आप कह सकते हो बीटल्स होते हैं, जैसे लेडी बग वगैरह होती है वैसे होते हैं ना, उनको भी मारता है। एंड डायप्टेरनस, ये क्या है, डाय मतलब 2, ये 2 को मारेगा। डायप्टेरनस से आप याद रखेंगे कि ये फ्लाइज को एंड मॉस्किटोज को, अगर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ने इसको खाया तो उसको भी ये मार देते हैं। ओके, तो इतना हमने देख लिया कि ये क्या होता है, बीटी क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, ये क्रिस्टल फॉर्म में प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा जो कि टॉक्सिक होता है, किसके लिए, इंसेक्ट्स के लिए, ओनली फॉर इंसेक्ट्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये पहले इनएक्टिव स्टेट में होता है, जैसे ही अल्कलाइन मीडियम में जाता है तो ये क्या करता है, वहां पे मिड गट में एपिथेलियल सेल में पोर्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से सेल स्वेलिंग होती है और इवेंचुअली जो इंसेक्ट है आपका वो मर जाता है। देखिए ये जो टॉक्सिन है, द टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन Cry1AC। इसका नाम क्या दिया गया है, Cry1AC, और जनरली हम इसको क्या बोल देते हैं, क्राई, है ना, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्राई बोलते हैं। ये किन के लिए है, दीज आर ओनली फॉर योर इंसेक्ट्स। ठीक है, देखिए बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। तो ये तो हमारा इंसेक्ट का इलाज हो गया कि अगर इंसेक्ट्स हमारे प्लांट को खा जाते थे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैसिलस थेरेंजिस का यूज करेंगे। ओके, बट नाउ व्हाट वी डू फॉर द पेस्ट रेजिस्टेंस। पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या है, देखिए हम क्या यूज करते हैं जब हमको पेस्ट को मारना होता है। जैसे नेमाटोड्स है, नेमाटोड एक इनकॉग्निशिया जो कि इन्फेक्ट करता है किसको, रूट्स को, टोबैको के रूट्स को आपका इफेक्ट करता है, और उसकी वजह से क्या है, उसका रिडक्शन
इन यील्ड कर देता है, मतलब उसके प्रोडक्शन को कम कर देता है। इसमें क्या है आपका, देखिए हम क्या करते हैं इसमें हम आरएनए इंटरफेरेंस करते हैं। मतलब क्या कि जो आरएनए है हमारा, हम उसकी साइलेंसिंग कर देते हैं, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। ठीक, कैसे, मतलब जो टोबैको में क्या है, ये आरएनए क्या कर रहा होता है आपका, आरएनए जो है वो कुछ ऐसी चीजें प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से क्या है आपका, नेमाटोड्स उसके रूट को खराब करने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर लाते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि नीमाटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस करा देते हैं। किसमें, टोबैको प्लांट्स में, जिसमें ये आरएनए जो है ये हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, तो किसके हेल्प से हम ये करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की हेल्प से करते हैं। और कैसा जीन लेके आते हैं, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स लेके आते हैं, जो क्या करता है, डबल स्ट्रेंड एक आरएनए लाके रख देता है। ठीक है, अब ये आरएनए क्या करता है, ये देखिए डबल स्ट्रैंडेड, मतलब उसमें 2 स्ट्रेन्स होंगी, है ना, स्ट्रेन 1 एंड स्ट्रेन 2। अब ये क्या करता है, एक सेंस वाला स्ट्रेन एक, जैसे ये सेंस स्ट्रेन हो गया आपका, और एक एंटी सेंस स्ट्रेन, दोनों लाके रख देता है। अब ये क्या करेगा, ये दोनों जो है इसमें से एक जो है वो क्या करता है, बाइंड कर लेता है आपके जाके, देखिए यहाँ पे होगा कहीं, हाँ देखिए, हाँ ये डबल स्ट्रैंडेड जो आरएनए मॉलिक्यूल है, ये क्या करता है, इट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। ठीक है, उसमें जाके चिपक जाता है, मतलब उसमें जाके बंध जाता है, चिपक जाता है, एंड क्या करता है, इसका ट्रांसलेशन इसको बंद कर देता है, एमआरएनए को बंद कर देता है, ट्रांसलेशन कराना, मतलब कि उसको चुप करा देता है, साइलेंस करवा देता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, और क्या है आपका जो टोबैको का प्लांट है वो बच जाएगा। ओके, देखिए ये कुछ इस तरीके से होता है। जब ये इन्फेक्टेड है तो कैसा, मतलब जब आरएनए अपना काम कर रहा है, वो हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपका जो रूट है कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, व्हेन वी इंट्रोड्यूस डबल स्ट्रेंड आरएनए, है ना, एग्रोबैक्टीरियम वाला हमने क्या किया, एक वेक्टर लाके हमने इसमें डबल स्ट्रेंडेड जब आरएनए इंट्रोड्यूस करा दिया, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब हम देखते हैं कि मेडिकल में इसका कैसे एप्लीकेशन है। हमने एग्रीकल्चर में क्या क्या देखा, एग्रीकल्चर में वी हैव सीन कि एग्रोकेमिकल्स, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, देन वी हैव सीन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा, इंसेक्ट्स, बीटी कॉटन, इंसेक्ट्स को मारने के लिए हमने बीटी का यूज किया, बैसिलस थुरिंजिस बैक्टीरिया का, एंड दूसरा क्या है, पेस्ट के लिए हमने क्या किया, आरएनए साइलेंसिंग। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब एक बार जाके अगर आप बुक पढ़ोगे ना तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आई एम श्योर अबाउट इट। अब देखिए, अब हम आते हैं एप्लीकेशन इन मेडिसिन में आते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में हम कैसे, बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे हम मेडिसिन में करते हैं। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। ठीक है, हम बताते हैं अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है आपका। देखिए अब ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है कि मान लीजिए कि बस अभी इतना याद रखिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब डीएनए मतलब एक ऐसा नया डीएनए जो कि हमको हेल्प करेगा मेडिसिन बनाने में। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ऐसे टोटल डीएनए हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने हैं, 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स आर देयर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड 12 आर इन इंडियन मार्केट। ठीक है, 12 हमारे पास इंडियन मार्केट में है और टोटल 30 डीएनए कहाँ है, वर्ल्ड में है। ओके, अभी तक टिल नाउ इट हैज बीन डिस्कवर्ड। अब चलिए हम आते हैं, देखिए फर्स्ट इसके एप्लीकेशन में। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने इसका कहाँ देखा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में। ठीक, पहले जो इंसुलिन बनते थे, इंसुलिन, व्हाट इज इंसुलिन, इंसुलिन इज एन हार्मोन जो कि क्या है, आपके शुगर के डाइजेशन में हेल्प करता है, शुगर को रेगुलेट करता है ना, मतलब शुगर एक्सेस नहीं होने देता। अगर यही इंसुलिन अगर आपका काम करना बंद कर दे, देन द पर्सन बिकम्स डायबिटिक। ओके, तो हमने क्या किया, ये जो डायबिटीज है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको हम क्या है, इंसुलिन देते हैं। तो पहले प्रीवियसली व्हाट वी डू कि वी एक्सट्रैक्ट द इंसुलिन फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड पिग्स एंड कैटल्स। ठीक है, बट जब हम ये
क्या करते थे, जब हम ये स्लॉटेड पिग्स एंड कैटल से लेते थे, तो क्या है हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लिए तो ये फॉरेन चीजें हो गई है ना, क्योंकि ये इंसान के अंदर से तो आ नहीं रही, तो दीज आर द फॉरेन थिंग्स। तो क्या है हमारा जो बॉडी था वो इसके लिए क्या है एलर्जी डेवलप कर लेता था। ठीक है, तो हमने क्या सोचा, मीन्स हम मतलब साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हम क्यों ना ह्यूमन में से ही एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मेट होते हैं एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है ना, एक्स्ट्रा डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है इन एनिमल सेल। तो हमने क्या किया कि हमने पहले देखा कि भैया बताओ कि इंसुलिन दिखता कैसे है। तो जब हमने इंसुलिन को देखा तो इंसुलिन को हमने कैसे देखा कि इंसुलिन जब प्रो इंसुलिन होता है, प्रो मतलब अभी वो काम नहीं कर रहा, अभी वो एक्टिव नहीं है, वो इनएक्टिव है, तो वो कैसा दिखता है, उसमें तीन स्ट्रेन्स होते हैं, 3 स्ट्रेन्स होते हैं। एक होता है आपका चेन ए, एक होता है चेन बी एंड एक होता है चेन सी। ठीक, बट ये है इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, इनएक्टिव। और ये वाला कैसा है, एक्टिव स्टेट, मतलब अब इंसुलिन एक्टिव हो गया है। तो जब ये एक्टिव होता है ना तो क्या है, ये जो सी वाला है, जो ग्रे वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये अलग हो जाता है, सी पेप्टाइड जो है ये अलग हो जाता है एंड ए और बी वाले जो है अलग होके डाइसल्फाइड ब्रिज से आपके क्या है जुड़ जाते हैं। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि हम ऐसा करें कि हम खुद से इस सी को हटा दें और ए और बी को बना करके उसको डाइसल्फाइड ब्रिज से अगर जोड़ दें तो हमारे पास इंसुलिन बन जाएगा, एक्टिव वाला इंसुलिन, और फिर क्या है हम उसको एज अ मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो क्या हुआ, 1983 में आपका एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है जिसने बिल्कुल यही काम किया। उसने क्या किया कि डीएनए सीक्वेंसेस प्रिपेयर किए जो कि कैसे थे, ए और बी की तरह, और उसको क्या किया इन्होंने, चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन को उन्होंने बनाया एंड देन इंट्रोड्यूस देम इन द प्लाज्मेट ऑफ ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई जो है, ई कोलाई बैक्टीरिया, इसके प्लाज्मेट में डाल के हमारी बॉडी में, मतलब प्लाज्मेट में डाल दे तो ये क्या है हमारे लिए एक मेडिसिन बन गया। तो अब ये क्योंकि ये ह्यूमन से एक्सट्रैक्ट किया गया है तो हमारे पास क्या है कि हमारी बॉडी इसके लिए क्या है कोई एलर्जी शो नहीं करेगी, है ना। तो ये एक एप्लीकेशन था, हमने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके हमने क्या किया, एक ह्यूमन से एक्सट्रैक्टेड ह्यूमन वाला हमने इंसुलिन बना लिया। ठीक है, अब हमको स्लॉटेड एनिमल्स की जरूरत नहीं है। चलिए, ये हो गया इंसुलिन। अब नाउ आते हैं जीन थेरेपी। व्हाट इज दिस जीन थेरेपी? अब देखिए दूसरा एप्लीकेशन क्या है आपका, दूसरा एप्लीकेशन है जीन थेरेपी का। जीन थेरेपी इज व्हाट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउ द करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट्स। ठीक है, मतलब हम सुनते हैं ना कि जो मतलब बाय बर्थ जो चाइल्ड या एम्ब्रॉय होता है उसमें उसकी जीन में ही कोई प्रॉब्लम आ जाए, है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उस जीन को ही ठीक कर देते हैं, है ना। Here the genes are inserted into the person's cells and tissues to treat the disease. हम क्या है, जो खराब जीन होते हैं ना उसको ही हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, हम अच्छे वाले जो जीन्स हैं, नॉर्मल जीन्स हैं, उसको हम इंसर्ट कर देते हैं। ओके, तो दिस इज आर जीन थेरेपी। अब देखिए फर्स्ट केस जो इसका है, ये हमको जानना पड़ेगा कि फर्स्ट टाइम कैसे यूज हुआ है, उसको हम जान लेते हैं। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो है वो कब हुई थी, 1919 में, टू अ 4-year गर्ल। ठीक है, एक 4-year गर्ल थी जिसमें क्या था, एडिनोसाइन डी अमाइनेस की डेफिशिएंसी थी, यानी कि इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, एडीए, अडा। अडा की डेफिशिएंसी थी। ये अडा की डेफिशिएंसी क्या होती है, अडा एक तरीके का एंजाइम है, एडिनोसाइन डी अमाइनेस। इसका क्या है आपका, ये एक तरीके का एंजाइम होता है, ये एक तरीके का, अब क्या है देखिए, ये क्या है, अडा जो है एक एंजाइम है, ये क्या करता है आपका, इम्यून सिस्टम को फंक्शन करने में हेल्प करता है ना। तो ये अगर मान लीजिए कि ये अडा की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई, तो अगर ये एंजाइम ही नहीं होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा। ओके, तो देखिए इस डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए हमारे पास 2 तरीके थे। पहला कि हम क्या करें कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दें। क्यों? क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम को कौन चलाता है, लिम्फोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना, और ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, हमारे बोन मैरो में। तो हम क्या करें, या तो बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दें इस बच्ची में, या फिर हम दूसरा क्या करें कि इसको हम इंजेक्शंस दे दें, है ना, इस एंजाइम का इंजेक्शन दे दें।
तो लेकिन ये दोनों ही तरीके क्या हैं, ये दोनों तरीके हमको बार बार करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि देखिए लिम्फोसाइट्स आर, ये कैसा है, ये इमॉर्टल तो है नहीं, तो हमको क्या है, ये प्रोसेस बार बार करना पड़ेगा, विच इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। ओके, तो हमने क्या किया, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट वी डू, कि अगर हम जीन को आइसोलेट कर लें, उसी जीन को हम आइसोलेट करके उसको हम अगर अर्ली स्टेजेस में अगर हम उस वो जो पर्सन है जिसमें ये डिसऑर्डर है उसमें अगर ये जीन ही डाल दें जो कि आपका अडा बनाता है, तो क्या है, ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। एंड दिस इज द जीन थेरेपी, कि हम क्या करें कि उस जीन को ही, जो जीन है उसको ही हम ठीक कर दें, जो खराब वाला जीन है ना उसको हम हटा करके अच्छा वाला जीन डाल दें, है ना। तो दिस इज द सॉल्यूशन एंड दिस इज कॉल्ड द जीन थेरेपी। चलिए अब लास्ट पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम दो तरीकों का यूज करते हैं, एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड दूसरा योर एलिसा टेस्ट, है ना। ये दो टेस्ट के बारे में आपने सुना होगा। ये क्या है, अर्ली डिटेक्शन करते हैं ना, डायग्नोसिस में आपको हेल्प करते हैं कि अगर आपको HIV, एड्स या फिर कैंसर जैसी अगर कोई बीमारी है किसी को, तो अगर उसके हम अर्ली स्टेजेस में अगर उसको हम डायग्नोस कर लेते हैं तो हमको क्या है, हम अगर उसको अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस कर लेंगे तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं एंड वी कैन प्रिवेंट द लाइफ, है ना। जैसे कि अगर कोई जाता है तो उसको पता चलता है कि 3rd स्टेज में या 4th स्टेज में आपको कैंसर है, HIV लास्ट स्टेजेस में है, आपके पास टाइम नहीं है, नाउ वी कांट ट्रीट, तो ऐसी बातें जो हम सुनते हैं ना वो हमको नहीं सुनने को मिलेंगी। हम अर्ली स्टेजेस में उसको डिटेक्ट कर लेंगे वायरस एंड बैक्टीरियाज को, और क्या है, हम फिर ट्रीटमेंट करके वी कैन सेव द लाइफ, है ना। तो दिस इज द 3rd एप्लीकेशन इन मेडिसिन फील्ड। ओके, इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रख लेंगे, एलिजा का फुल फॉर्म और PCR का फुल फॉर्म ये है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड एलिजा क्या है, एंजाइम लिंक्ड अम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है। दीज आर 2 टेस्ट, क्यों, सो दैट वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, बैक्टीरिया वायरसेस को हम पता कर पाए अर्ली स्टेजेस पे। ओके, तो दीज आर द एप्लीकेशंस। अब देखिए, अब इसका एक और लास्ट पॉइंट रहता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, ये कुछ हमने एनिमल्स बनाए हैं, ठीक है, जिनमें कि हमने क्या है, एक्स्ट्रा एक फॉरेन जीन डाला है सो दैट दे कैन, यहाँ पे क्या है, एनिमल दैट हैव देयर DNA इज मैनिपुलेटेड, उनके DNA को हमने मैनिपुलेट करके एक एनिमल बनाया है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक। और ये बनाया किस लिए, देखिए फॉर एग्जांपल रैट्स बनाए गए हैं, रैबिट बनाए गए हैं, पिग, शीप, काउ, फिश, ये सारे हमने बनाए हैं। बट 90% केसेस में हम किनको यूज करते हैं, माइस, है ना। आप देखते होंगे, टीवी में भी देखा होगा कि हम माइस पे क्या है, चूहों पे हम टेस्टिंग करते हैं, जो हम ड्रग्स बनाते हैं या फिर कोई केमिकल बेस्ड हमने कुछ बनाया है तो उसकी टेस्टिंग हम करते हैं इन चूहों पे, है ना। तो इसीलिए अब क्वेश्चन अगर अराइज हो कि व्हाई दीज एनिमल्स आर बीइंग प्रोड्यूस, हमने इनको बनाया क्या है, क्या बेनिफिट है, तो हम क्या है, अगर हमको किसी चीज का डेवलपमेंट देखना है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट देखना है कि कोई चीज कैसे बढ़ती है, या फिर हमको किसी डिजीज का स्टडी करना है कि कैंसर कैसे पनपता है, अल्जाइमर्स कैसे इंसान के शरीर में होता है ना, तो हम इंसान पे तो ये एक्सपेरिमेंट्स कर नहीं सकते। दैट्स वाई वी हैव जनरेटेड ट्रांसजेनिक एनिमल्स, हमने इसलिए इनको बनाया है, ठीक है। ये सिस्टिक फिब्रोसिस के लिए, कैंसर्स के लिए, इन सब के लिए, आर्थराइटिस के लिए, इन सब के लिए हमने क्या है, हम इन सब को स्टडी करने के लिए हम इन पे टेस्टिंग करते हैं। ओके, फिर हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी इनको यूज करते हैं। देखिए एक ऐसा ही एक केस है कि जो ह्यूमन जो है, ह्यूमन मिल्क जो होता है, उसमें हमने क्या किया, एक ऐसा काउ बनाया 1997 में, एक फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाया जिसका नाम था रोजी आपका, है ना। उसने ह्यूमन जैसा, उसके जीन्स को हमने ऐसा मॉडिफाइड किया सो दैट इट कैन प्रोड्यूस अ ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क, ठीक है। वो कितना मिल्क देती थी, 4 ग्राम पर लीटर वाला दूध देती थी। ये क्या पर ग्राम क्या था आपका, वो ह्यूमन प्रोटीन था जिसका नाम था आपका अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन, ठीक है। अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन क्या होता है, ये आपका जो ह्यूमन मिल्क होता है ना, उसमें ये प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। तो अभी जो रोजी थी ना, ये कैसी थी, एक ट्रांसजेनिक काउ थी जो कि क्या प्रोड्यूस करती थी, नेचुरल काउ मिल्क विच इज एज इक्विवेलेंट टू एज ह्यूमन मिल्क। ओके, एंड फोर्थ क्या है कि वैक्सीन सेफ्टीज को हम चेक करने के लिए बनाते हैं, एंड केमिकल सेफ्टी, कि अगर हमने मान लीजिए कि कोई कॉस्मेटिक बनाया है ना,
कि हम अपने फेस या बॉडी पे अगर कोई केमिकल अप्लाई करते हैं तो वो क्या ह्यूमन के लिए सेफ है या नहीं। तो इसको हम चेक कैसे करते हैं, हम इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे हम टेस्ट करते हैं और फिर क्या है ये मार्केट में ये लाए जाते हैं। ठीक, अब ये सब बातें तो हो गई एप्लीकेशन की, बट देखिए अब ये सब जो चीजें हैं, ये जो हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, ये इलीगल तरीके से ना हो, इसका कोई मिसयूज ना हो, किसी गलत काम के लिए इसका यूज ना हो, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम है आपका GEAC। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। मतलब अगर कोई कंपनी है ना, कोई साइंटिफिक कंपनी है, मतलब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, जो मेडिसिन बनाती है, जो नई नई चीजें बनाती है ना, तो उसको क्या है पहले यहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, है ना, कि वो कैसा GMO बनाने जा रही है, उसको पहले परमिशन लेना है, फिर वो बनाएगी। ओके, सो दैट कि इसका मिसयूज ना हो पाए। एंड लास्ट इज योर बायोपायरेसी, कि इसमें क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है बायो रिसोर्सेज का मल्टीनेशनल कंपनी डुप्लीकेशन ना कर पाए, है ना, विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन इसका यूज ना कर ले। इसके लिए बायोपायरेसी पे भी आपका क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि कोई डुप्लीकेशन, कोई पायरेसी ना हो जाए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर योर चैप्टर नंबर 10। और अब जाके एक बार, इट्स अ रिक्वेस्ट कि एक बार जाके आप क्या है NCERT जरूर से रीड करें। यू विल फाइंड कि आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, और इसको भी अगर आप एक बार पढ़ लेते ना तो योर चैप्टर नंबर 10 इज कंप्लीटेड। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे। अगर कोई डाउट हो तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड कुछ और अगर हेल्प चाहिए हो तो जरूर बताएं। ठीक है, वी आर हैप्पी टू हेल्प। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू।